नमस्कार। आज हम कुछ स्रोतों के आधार पर एक बहुत पुराने पर आज भी कहीं ना कहीं मौजूद एक विचार को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अखंड भारत। जी। ये एक ऐसा भारत है जिसके बारे में कहा जाता है कि सीमाएं, आप सोचिए, अफगानिस्तान से बर्मा तक और उधर नेपाल से श्रीलंका तक फैली थी। जी। एक साझी सभ्यता, एक संस्कृति। हाँ, और इन स्रोतों में ना उस दौर को अक्सर सोने की चिड़िया कहा गया है। मतलब एक ऐसा टाइम जब कोई बाहरी ताकत नहीं थी यहाँ पे, अच्छा। और दुनिया भर से लोग आते थे ज्ञान के लिए, व्यापार के लिए। वो तक्षशिला, नालंदा जैसे नाम है ना। हाँ, विश्वविद्यालयों का जिक्र है। बिल्कुल। वो उस जमाने के मतलब ग्लोबल लर्निंग हब्स थे। सिर्फ किताबी नहीं, जीने का तरीका सिखाया जाता था वहाँ। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर सब इतना अच्छा था, इतना समृद्ध था, तो ये बिखरा कैसे? ये जो विशाल भारत था, ये धीरे धीरे कैसे बदला? मतलब एक तारीख जो दिमाग में आती है जी, वो है 1526। हाँ, पानीपत। हाँ, जब मध्य एशिया से ज़हीरुद्दीन बाबर आए और उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बिल्कुल, वो एक टर्निंग पॉइंट तो था। जी। लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि भारत की जो दौलत थी, सोना, मसाले, यहाँ का ज्ञान, हाँ, वो आकर्षण का केंद्र तो था ही। बिल्कुल, वो पहले से बाहरी हमलावरों को, मतलब तुर्क, अफगान, मंगोल, इनको खींचती रही थी। अच्छा, तो बाबर पहले नहीं थे? नहीं, मतलब हमलावर तो पहले भी आए, लेकिन उनका मकसद शायद ज्यादातर लूटपाट का था। बाबर ने यहाँ एक तरह से स्थायी साम्राज्य की शुरुआत कर दी। ओके। फिर बाबर के बाद हुमायूं और फिर अकबर का नाम बहुत अहमियत रखता है। जी। अकबर के बारे में कहते हैं कि उन्होंने कोशिश की एक मिला जुला कुछ बनाने की, राजनीति और धर्म में संतुलन साधने की, भारत की मिट्टी को एक नई पहचान देने की। हाँ, कोशिशें तो बहुत महत्वपूर्ण थी अकबर की, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने प्रयास किया एक समन्वय बनाने का। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें पूरे मुगल शासन के दौरान, तो भारत की जो अपनी पुरानी सभ्यता थी, जो तौर तरीके थे, हाँ। उन पर भारी असर तो बढ़ता ही गया। धीरे धीरे ही सही, पर वो असर गहराता गया। प्रशासन में, भाषा में, कला में, कई चीजों में दिखता है वो। तो वो जो पहले वाली एक सांस्कृतिक, कह सकते हैं, एक रूपता थी, हाँ, वो कम होती गई। हाँ, वो स्वायत्तता और वो जो एक जुड़ाव था, उसमें बदलाव आया। ये बड़ी दिलचस्प बात है। मतलब एक तरफ बाहरी प्रभाव बढ़ रहा है, हाँ, पर स्रोत ये भी कहते हैं कि भारत की जो अपनी मूल आत्मा थी, हाँ, जो एक सांस्कृतिक चेतना थी, वो मिटी नहीं कभी पूरी तरह से। यही तो भारत की खासियत बताई जाती है इन दस्तावेजों में। देखिए, जिस जमीन ने बुद्ध, राम, कृष्ण, गुरु नानक, विवेकानंद ऐसी हस्तियों को देखा है, वो जमीन इतनी आसानी से हार नहीं मानती। भारी चीजें बदलती रहीं, शासक बदले, पर लोगों के अंदर जो था, रीति रिवाज, आस्थाएं, वो गहरी जड़ें, वो बनी रहीं। इसीलिए आज भी जब अखंड भारत की बात होती है ना, तो ज्यादातर लोग इसे कोई राजनीतिक नारे की तरह नहीं, हाँ, वो मतलब नहीं होता, बल्कि वो हजारों साल पुराना जो एक सांस्कृतिक जुड़ाव है, एक एहसास। हाँ, एक एहसास कि हम सब कहीं ना कहीं, कभी ना कभी एक थे, वो भावना ज्यादा मजबूत है। और शायद इसीलिए ये विचार इस तरह खत्म होते हैं कि अखंड भारत सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारी आत्मा की पहचान है। बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है कि इतिहास सिर्फ गुजरी हुई बातें नहीं है, वो हमारी आज की पहचान, हमारे एहसास का हिस्सा है। कैसे ये सांस्कृतिक यादें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं, ये अपने आप में एक गहरा सवाल है। हाँ, ये निरंतरता ही शायद भारत की असली कहानी है।